हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे। अधिशोषण में ही अधिशोषण के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो उसमें आज देखेंगे कि जो अधिशोषण है उस अधिशोषण की क्रिया पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने उसको प्रभावित करने वाले कारक में एक कारक देखा था, दाब भी उसको प्रभावित करता है अधिशोषण को। तो आज हमको देखना है अधिशोषण पे दाब का प्रभाव। तो जो दाब है जब गैस किसी सतह पे अधिशोषित होता है तो जो दाब है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो जैसे जैसे कोई भी सतह अगर गैस से घिरा रहेगा तो गैस से घिरे रहने पर उसकी सतह पे आकर के कोई सतह है उस पे गैस के कण आकर के बार बार टकराएंगे और टकराने के बाद इस पे अधिशोषित हो जाते हैं, या फिर अधिशोषित नहीं होते हैं, वो यहाँ से टकराने के बाद फिर से ऊपर उड़ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले अधिशोषण होगा, जो टकराएंगे और इसमें सतह पे चिपक जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे अधिशोषण। लेकिन कुछ समय बाद इसमें विशोषण की क्रिया भी हो जाती है, माने टकराने के बाद यहाँ से फिर बाहर निकल जाएंगे, तो उसको बोला जाएगा विशोषण। अधिशोषण होता है और विशोषण भी होता है। तो अधिशोषण की दर और विशोषण की दर जब एक दूसरे के बराबर हो जाएगी तो वहाँ पे साम्य स्थापित हो जाता है, जिसको गतिक साम्य बोला जाता है। और यह साम्य अधिशोषण की क्रिया में हो रही है, तो इस साम्य को अधिशोषण साम्य भी बोलते हैं। तो इसके लिए जो ठोस की सतह पर किसी भी ठोस है उसकी सतह पर गैस का अधिशोषण होगा, तो उसके लिए दाब में अगर वृद्धि करेंगे, यह सतह है, यहाँ पे गैस भरा हुआ है इसके ऊपर, तो इसमें अधिशोषण जो होगा उसमें अगर ऊपर से दाब को बढ़ाएंगे, प्रेशर देते जाएंगे, तो ये यहाँ पे जो गैस के कण हैं वो पास पास आएंगे तो उसमें टक्कर बढ़ेगी, और टक्कर बढ़ेगी तो यहाँ पे अधिशोषण की दर का मान भी बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे दाब को बढ़ाते जाते हैं, एक निश्चित मान के बाद जो अधिशोषण की मात्रा एक निश्चित मान तक बढ़ती जाती है, लेकिन एक निश्चित मान के बाद अधिशोषण का मान बढ़ना बंद हो जाता है। पहले कम दाब रहेगा तो अधिशोषित होगा, दाब को बढ़ाएंगे तो अधिशोषण का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन एक निश्चित मान तक ही बढ़ेगा, उसके बाद उसका मान नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे जो ठोस की सतह है उस पे जो भी गैस अधिशोषित होगा उस अधिशोषित गैस की मात्रा, या फिर बोलेंगे अधिशोषण की मात्रा। तो अधिशोषण की जो मात्रा है उसको हम लोग x/m से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे जो x/m है वो अधिशोषण की मात्रा को प्रदर्शित करता है, और m यहाँ पे अधिशोषक की मात्रा है, और x जो है अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा। x/m अधिशोषण की मात्रा, m है अधिशोषक की मात्रा, और यह है गैस या फिर अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा। तो x/m पूरा अधिशोषण की मात्रा है। इसको हम लोग दाब, P माने की प्रेशर माने की दाब, तो P के साथ अगर ग्राफ खींचते हैं x/m वर्सेस P के बीच, तो अलग अलग ताप पे हम लोग देखते हैं कि अधिशोषण पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी मान है यहाँ पे 0 रहेगा। अगर हम लोग इधर ताप को बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो अधिशोषण की मात्रा का मान बढ़ते जाता है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं तो अधिशोषण की मात्रा का मान बढ़ते जाएगा। फिर इस सीमा, ये एक सीमा है, लिमिटेशन है, यहाँ पे आके इसका मान बढ़ना बंद हो जाएगा, माने कि और आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे इसका मान स्थिर हो जाता है। वैसे ही -29 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उसका मान देखते हैं तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसी सीमा पे आकर के वहाँ भी रुक जाता है। और -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखेंगे तो वहाँ भी प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा का मान
यहाँ पे बढ़ते हुए जाता है और एक सीमा पे आकर के रुक जाता है। तो इस प्रकार से अधिशोषण की मात्रा दाब से प्रभावित होती है। यही है दाब का प्रभाव। तो इसमें यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, उसको हम लोग केल्विन में भी बदल सकते हैं। तो उसके लिए जितना डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा उसमें 273 को अगर जोड़ते हैं तो वो केल्विन में उसका मान आ जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलेंगे तो 0 प्लस 273 बराबर 273 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। इसी प्रकार ये 0 के जगह में हम लोग -29 रखेंगे इस वाले मान को और 273 लिखेंगे तो यहाँ पे जो मान आएगा उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको देख लेंगे। उसके बाद ये जो ग्राफ बना है ये किस पे बना है? अधिशोषण समतापी। जब दाब का प्रभाव देखते हैं किसी भी अधिशोषण की क्रिया में, जब दाब का प्रभाव देखेंगे तो यहाँ पे दाब का मान चेंज हो रहा है, लेकिन इस बिंदु पे अगर देखेंगे तो ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। इस बिंदु पे भी ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे भी ताप इस वाले अक्ष के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। माने इस वाले अक्ष के लिए दाब का मान परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलग दाब मिलेगा, इसके सापेक्ष अलग दाब मिलेगा, यहाँ पे अलग दाब मिलेगा, लेकिन इन तीनों पे जो ताप का मान है वो स्थिर रहेगा। तो इसको बोला जाता है अधिशोषण समतापी। सम माने की समान और ताप माने की ताप। तो अलग अलग दाब के मान के लिए जो ताप का मान है वो एक ही वक्र के लिए स्थिर रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है अधिशोषण समतापी वक्र या फिर अधिशोषण समतापी ग्राफ। तो यहाँ पे दाब के जो प्रभाव है उसको हम लोग अधिशोषण समतापी से बताएंगे। अगर हम लोग इसमें दाब का प्रभाव की जगह देखते ताप का प्रभाव, तो ताप का प्रभाव देखेंगे तो ताप यहाँ पे आ जाएगा और दाब उसमें स्थिर रहेगा। माने जिसका प्रभाव देखते हैं वो स्थिर नहीं रहता है। अगर दाब का प्रभाव देखेंगे तो ताप स्थिर रहेगा, लेकिन अगर ताप का प्रभाव देखेंगे तो दाब स्थिर रहेगा। तो इसके जस्ट उल्टा रहता है। तो ये हो गया दाब का उसमें प्रभाव। तो जो अधिशोषण समतापी है उसके लिए फ्रेंडलिक नामक साइंटिस्ट ने अपना एक विचार दिया था सन 1909 में। तो उन्होंने बताया कि जो अधिशोषण है, गैसों का अधिशोषण की मात्रा उसके दाब के साथ संबंध बनाता है और वो संबंध रहता है। ये अधिशोषण की मात्रा किसी भी गैस के P माने की प्रेशर दाब के साथ एक संबंध बनाता है जो रहता है x/m अनुक्रमानुपाती Kp का घात 1/n। यहाँ पे यह संबंध है। उसमें अगर हम लोग गैस के लिए देखेंगे तो उसका प्रेशर लेते हैं, लेकिन ये गैस के लिए लागू होता था और यहाँ पे P दाब है और P यहाँ पे प्रेशर है। ये P प्रेशर है और K और N यहाँ पे स्थिरांक है और X अधिशोषित गैस की मात्रा है और M अधिशोषक की मात्रा है। माने जो सतह मिलेगा अधिशोषक का उसकी मात्रा, ये गैस की मात्रा अधिशोषित गैस की, ये प्रेशर और ये दोनों स्थिरांक है। अगर हम लोग विलयन के लिए देखेंगे तो विलयन में प्रेशर नहीं होता है, उसमें सांद्रता रहता है। तो सांद्रता को कॉन्सेंट्रेट से प्रदर्शित करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट के लिए यहाँ पे C आ जाएगा और इसी इक्वेशन में P की जगह C का घात 1/n हो जाएगा। तो ये किसी भी विलयन में जब अधिशोषण होगा तो उसके लिए अधिशोषित विलयन की सांद्रता और ये हो जाएगा अधिशोषक की, ये अधिशोषित विलयन की मात्रा, अधिशोषक की मात्रा, ये स्थिरांक और C उसका सांद्रता या कॉन्सेंट्रेट और ये N भी स्थिरांक। तो इस प्रकार से
जो विलयन के लिए या गैस के लिए दाब का और सांद्रता का प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग एक समीकरण लेते हैं, इसी समीकरण में ये वाला जो समीकरण है फ्रेंडलिक का अधिशोषण समदाबी समीकरण, समतापी समीकरण, इसी समीकरण में अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बटा m बराबर kp का घात। अगर इसको हटाएंगे तो ये पहले से स्थिरांक है तो ये सेम हो जाएगा kp का घात 1 बटा n। अगर दोनों साइड में अगर log लेते हैं तो ये हो जाएगा log x बटा m बराबर log k प्लस 1 बटा n और log p। यहाँ पे ये log k हो जाएगा और इंटू में है दोनों तो प्लस, और 1 बटा n सामने आता है और ये हो जाएगा log p। तो जो सरल रेखा का समीकरण है और रहता है y बराबर mx प्लस c। तो अगर हम लोग इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो यह है सरल रेखा का समीकरण जो कि ग्राफ बनाने के लिए उपयोग होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो यह है y एक्सिस और यह है x एक्सिस। तो जो y एक्सिस है इसके नीचे जो भी समीकरण को हम लोग पुट करेंगे तो इसके नीचे जो भी मान आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, और x के नीचे जो भी मान आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। और m उसका क्या रहता है, ढाल रहता है, ढाल, और c उसका अंतःखंड रहेगा। तो इस वाले समीकरण को हम लोग इसके अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा y की जगह हमें इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा log x बटा m बराबर mx के जगह हमें इसको रखते हैं तो m के जगह हमें आ जाएगा 1 बाई n और log p प्लस c के जगह हमें ये आ रहा है log k। तो यहाँ पे x के जगह हमें log p आया है और y के जगह हमें ये पूरा पद आया है, और ये जो m है इसके जगह हमें ये आया है और c के जगह हमें ये आया है। तो अब हम लोग इसी समीकरण के अनुसार इसमें ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे y की जगह हमें किसको रखेंगे, y की जगह हमें इसको रखेंगे log x बटा m। तो यहाँ पे आ जाएगा log x बटा m, यहाँ पे रखना है log x बटे m को, और जो x है उसके जगह हमें log p आएगा तो इस x के जगह हमें यहाँ पे आ जाएगा log p। अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से ग्राफ मिलता है इसके लिए। तो जो प्रवणता है या ढाल है उसको बोला जाता है, अगर इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा तो उसको बोलते हैं प्रवणता। m माने की होता है ढाल, तो यहाँ पे m है तो ढाल होना चाहिए। तो जब इस प्रकार से कोई नीचे उतरेगा तो उसको बोलेंगे ढाल, लेकिन इस प्रकार से जब ऊपर उड़ता है तो उसको बोलते हैं प्रवणता। तो इस ग्राफ में ऊपर उड़ रहा है तो इसको बोलेंगे प्रवणता। तो यहाँ पे जो प्रवणता का मान है, प्रवणता बराबर m बराबर हो जाएगा 1 बटा n। तो m की जगह हमें यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा n। उसके बाद जो c है, c क्या है, अंतःखंड रहता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है ये अंदर का भाग, मान लो जो भी ऊपर ग्राफ मिला है वहां से जो जीरो के बीच की दूरी है यही भाग कहलाता है अंतःखंड। तो अंतःखंड के लिए c की जगह हमें यहाँ पे क्या है log k, तो इसका मान क्या हो जाएगा log k हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी ग्राफ में हम लोग y बराबर mx प्लस c के में किसी भी समीकरण को रख करके ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से ग्राफ मिलता है। तो अगर इस ग्राफ का स्पष्टीकरण देखेंगे तो इस समीकरण के अनुसार यहाँ पे ये सबको हटाती हूँ पहले। इस वाले
वाले जो समीकरण के अनुसार अगर सबसे पहले निम्न दाब पे अगर किसी समीकरण को देखते हैं तो दाब कम रहेगा, तो दाब कम रहेगा तो P को देखेंगे सीधा। तो यहाँ पे K को हटा देंगे, अगर दाब का प्रभाव देखेंगे तो x/m अनुक्रमानुपाती P हो जाएगा। तो दाब कम होगा तो x/m का मान भी कम हो जाएगा, माने कि x/m P के समानुपाती है। अर्थात जब दाब कम होगा तो x/m का मान भी कम हो जाएगा। तो x/m का मान कम होगा तो यहाँ पे सरल रेखा मिलेगा या बढ़ेगा नहीं, कम होते जाएगा। तो यहाँ पे एक सरल रेखा मिलता है और लगभग सरल रेखा के समान यहाँ पे वक्र मिलने लगता है। दूसरा देखेंगे, अगर दाब को हम लोग बढ़ाते हैं उच्च दाब पर, तो यहाँ पे अगर उच्च दाब पे देखेंगे तो ये हो जाता है, ये जो घात है ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे किसी भी का घात 0 रहता है तो ये 1 हो जाएगा। तो P का घात 0 के जगह में यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये उच्च दाब पर निर्भर नहीं करेगा, माने कि उच्च दाब पे जो अधिशोषण समदाबी है उसका मान निर्भर नहीं करता है। और माध्यमिक दाब पे यही समीकरण मिलेगा, x/m बराबर Kp का घात 1/n। ये माध्यमिक दाब के लिए है। अगर दाब कम रहता है तो ये वाला सरल रेखा मिल जाएगा और अगर दाब ज़्यादा है तो P का घात 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पे दाब का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे ताप का प्रभाव। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे दाब का प्रभाव, अब हम लोग देखेंगे दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो जो ताप का प्रभाव है उसमें ताप का मान बदलते रहेगा, माने अलग अलग ताप पे उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाता है ताप का प्रभाव। तो जो अधिशोषण की क्रिया है वो अलग अलग ताप पे किस प्रकार से प्रभावित होगी उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें भी हम लोग लेते हैं x/m को लेंगे अधिशोषण की मात्रा यहाँ भी सेम रहेगा और जो P लेते थे P उसके जगह हम यहाँ पे लेंगे T या फिर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर केल्विन में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अधिशोषण की मात्रा और ताप के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो दो प्रकार का ग्राफ मिलता है। एक रहता है भौतिक अधिशोषण के लिए और दूसरा रहता है रासायनिक अधिशोषण के लिए। तो दोनों प्रकार के अधिशोषण के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार का ग्राफ मिलेगा, दो ठो ग्राफ मिलता है। जब भी ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से एरो लगाना जरूरी है। ये रहता है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये भी रहेगा वाई एक्सिस और यह है एक्स एक्सिस। इसको पढ़ेंगे जब तो वाई वर्सेस एक्स पढ़ते हैं। ये भी ग्राफ वाई वर्सेस एक्स कहलाएगा। तो वाई वर्सेस एक्स है ग्राफ। तो इसमें जब भौतिक अधिशोषण के लिए देखेंगे तो यहाँ भी अधिशोषण की मात्रा x/m को लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर या ताप को लेंगे, इधर बढ़ते जाएगा, इधर इसका मान भी बढ़ते जाएगा। यहाँ पे x/m इसका मान भी बढ़ते जाएगा, इधर टेम्परेचर का मान भी बढ़ते जाता है। उसके बाद जो भौतिक अधिशोषण के लिए है इस प्रकार से ग्राफ मिलता है और जो रासायनिक अधिशोषण के लिए है इस प्रकार से ग्राफ मिलता है। तो यह है फिजिकल या भौतिक अधिशोषण और यह है केमिकल या फिर रासायनिक अधिशोषण। तो जो भौतिक अधिशोषण के लिए है अधिशोषण की मात्रा यहाँ से देखेंगे, ये ताप है, यहाँ पे 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इधर बढ़ेगा तो जैसे जैसे हम लोग ताप को बढ़ाते जाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा का मान कम होते जाता है। यहाँ से शुरू होगा तो जैसे ये इसके सापेक्ष ये है, ये है, ये है, ये है। तो यहाँ पे जो भी ताप रहेगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है अधिशोषण
इधर आएंगे तो ताप का मान बढ़ा, इधर बढ़ रहा है ना ताप इधर, तो यहाँ पे ताप का मान बढ़ेगा तो अधिशोषण का मान यहाँ पे आ गया, तो अधिशोषण का मान कम हुआ, फिर ताप को बढ़ाए तो फिर कम हुआ, फिर बढ़ाए तो फिर कम हुआ। जैसे जैसे ताप को बढ़ाते हैं अधिशोषण का मान कम होते जाता है भौतिक अधिशोषण के लिए। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण है उसमें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो भी ताप होगा कम है, फिर यहाँ पे बढ़ा है, फिर यहाँ पे बढ़ा है। यहाँ पे जो भी ताप था 0 के माना कि यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है ना टेम्परेचर, तो 5 पे एकदम कम है अधिशोषण की मात्रा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ाया तो थोड़ा बढ़ा, फिर बढ़ाया तो फिर बढ़ा। माने कि जो रासायनिक अधिशोषण है उसके लिए ताप को बढ़ाते जाते हैं तो अधिशोषण का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक निश्चित सीमा तक बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ता है। उसके बाद इसके संगत ताप यहाँ पे होगा T, तो एक निश्चित ताप तक अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, उसके बाद अधिशोषण का मान अचानक से कम होने लगता है। तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है अधिशोषण, उसके बाद कम होने लगता है। तो इस प्रकार से भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के लिए ताप का प्रभाव पड़ता है अधिशोषण पे। और ये जो वक्र बनता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोषण। अधिशोषण यहाँ पे ताप परिवर्तित हो रहा है लेकिन जो प्रेशर है, दाब है, वो स्थिर रहेगा, तो इसको बोलेंगे समदाबी। जब ताप का प्रभाव देख रहे हैं तो समदाबी हो जाएगा, दाब का देख रहे थे तो समतापित है, एक दूसरे के उल्टा रहता है। क्योंकि यहाँ पे दाब स्थिर है, समान है, इसलिए समदाबी, और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है तो उसको समतापी नहीं बोलेंगे, समदाबी बोलेंगे। उसके बाद तीसरा आता है अधिशोषण सम आयतनी। जो अधिशोषण है उसमें पहले ताप स्थिर था, दूसरी बार में दाब को स्थिर कर दिया गया और तीसरी बार में आयतन को स्थिर कर देते हैं। तो जब आयतन का मान स्थिर रहेगा और अधिशोषण की क्रिया होगी तो उसको बोलेंगे अधिशोषण सम आयतनी। तो ये हो जाएगा अधिशोषण सम आयतनी, माने कि जो आयतन है उसका मान स्थिर रहेगा। तो इसके लिए आयतन का मान स्थिर रहता है तो यहाँ पे जो x/m है ये स्थिर रहेगा, क्योंकि ये गैस की मात्रा थी, माने कि पूरे वायुमंडल में गैस का आयतन था x और ये सतह का आयतन था, ये जो सरफेस है इसका मात्रा था। तो ये इसका गैस का आयतन और ये ठोस का आयतन ये दोनों स्थिर रहता है समायतनी में। तो ग्राफ किसके किसके बीच खिंचाएगा, इसमें ताप और दाब के बीच। यहाँ पे T टेम्परेचर और यहाँ पे P प्रेशर। तो ताप और दाब के बीच इसमें आयतन ग्राफ खिंचाता है और इसके लिए इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे ताप का मान बढ़ते जाता है अधिशोषण समायतनी के लिए। माने प्रेशर को बढ़ाने पे ताप का मान भी बढ़ते हुए जाएगा। ऐसे बढ़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है, यहाँ से ऊंचाई बढ़ती जा रही है, यहाँ से ऊंचाई, तो ताप को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का मान भी बढ़ते हुए जाता है। तो ये होता है अधिशोषण समायतनी। उसके बाद ये तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो विलयन था उसके लिए एक ग्राफ खींचा था। जैसे हम लोग प्रेशर के लिए खींचे थे उसी प्रकार जो विलयन है उसमें x/m बराबर kc⁴1/n था विलयन के लिए। तो इसमें दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये भी हो जाएगा log x/m बराबर ये हो जाएगा k, तो ये होगा log k प्लस 1/n log c। तो इसको भी सरल रेखा के अनुसार समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा y
और ये दो ठो है, एक और दो पद, और इधर एक ही ठो है। तो m इसके बराबर x है, इसके बराबर प्लस c इसके बराबर। तो इसको भी y और x को जैसे ग्राफ हम लोग पहले खींचे थे उसी के अनुसार इसमें भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा x बटा m और c के बीच, तो इस प्रकार से ग्राफ यहाँ पे मिलता है। तो ये हो जाएगा विलयन के लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे अधिशोषण के उपयोग। तो जो अधिशोषण है उसके बहुत सारे एप्लीकेशन पाए जाते हैं, उसके उपयोग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो उपयोग है उच्च निर्वात हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो जो किसी भी जो पात्र रहेगा या फिर कोई भी जगह जिसमें निर्वात उत्पन्न करना है उसको हम लोग चारकोल रखे हुए किसी दूसरे पात्र से जोड़ देंगे। तो पहला पात्र जिसमें गैस भरा हुआ था और दूसरे पात्र जिसमें चारकोल है उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो गैस जो है चारकोल वाले पात्र की ओर गति करेगा और चारकोल में अधिशोषित हो जाएगा। तो जो दूसरा पात्र जिसमें गैस भरा था वो खाली हो जाता है और उसमें निर्वात उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार उच्च निर्वात हेतु चारकोल का उपयोग अधिशोषण के लिए किया जाता है, क्योंकि वह नमी और गैस को अधिशोषित कर लेगा। दूसरा है गैस मास्क बनाने में। जो भी गैस मास्क रहता है उसमें सक्रिय चारकोल को लगाया जाता है, क्योंकि वह सभी विषैली गैस और वाष्प को अपने में अधिशोषित कर लेता है और केवल शुद्ध वायु को ही सांस के लिए अंदर जाने देता है। तो गैस मास्क में अधिशोषण का यूज होता है। विरंजक में जैसे शक्कर बनाने की जो फैक्ट्री रहती है उसमें गन्ने के रस में जो अशुद्धि रहेगी उसको शक्कर बनाने के लिए वहाँ पे जानता चारकोल का उपयोग किया जाता है। और जो सक्रिय चारकोल रहते हैं और रंगीन अशुद्धियों को अधिशोषित कर लेंगे और जो भी विलयन बचता है वो एकदम वाइट कलर का मिलता है, जिससे शर्करा उद्योग में या शर्करा विलयन को शुद्ध करने के लिए विरंजक के रूप में यहाँ पे अधिशोषण का उपयोग चारकोल के रूप में करते हैं। तीसरा है आर्द्रता नियंत्रित करने में। जो सिलिका जेल है, एल्यूमिनियम जेल है, इन सब का उपयोग किसी भी कक्ष, कोई भी क्लासरूम है या कक्ष है जहाँ पे ज़्यादा आर्द्रता है उसको नियंत्रित करना है, कंट्रोल में करना है, तो सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल इन सब का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो नमी को हटाने के लिए आते हैं वो बहुत महंगे रहते हैं, तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो सिलिका जेल है और एल्यूमिनिया जेल है उनका उपयोग कक्ष की सांद्रता या नमी को कंट्रोल में करने के लिए अधिशोषक के रूप में किया जाता है। अब आता है उत्प्रेरण। तो जो बारीक पिसे हुए चूर्ण के रूप में जब आयरन या निकिल को लेते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में उसका उपयोग होता है अमोनिया और वनस्पति घी के निर्माण में। तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक उपयोग होता है उसको चूर्ण के रूप में लेते हैं ताकि उनके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाए। अब सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो उसमें अधिशोषण भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी उत्प्रेरक में जो विषमांगी उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसमें भी अधिशोषण का उपयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी या फिर वर्ण क्रममिति में क्रोमेटोग्राफी क्या रहता है कि अलग अलग कलर वाले एक विलयन रहेगा, उसके हर कलर को अलग अलग हमको अलग करना है, माने कलर के आधार पे किसी भी विलयन को अलग अलग परतों में बांटना है तो कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में दो प्रकार के विलयन हैं माना कि, तो उसमें कुछ ऐसा डालेंगे कि पहले जो विलयन अधिशोषित होगा और कुछ विलयन बाद में अधिशोषित होता है। माने दो ठो विलयन रहेंगे तो एक विलयन पहले अधिशोषित होता है और दूसरा विलयन के अधिशोषण की दर कुछ देर बाद रहती है। तो उसमें ऐसे स्पीशीज को डाला जाता है जिसके कारण पहला जो विलयन है वो पहले अधिशोषित हो जाता है, फिर उसको हटा लेते हैं
तो जो दूसरा बचा हुआ विलयन रहता है वो उससे अलग हो जाता है। तो रंग के आधार पे क्रोमेटोग्राफी विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अधिशोषण के बंटवारे के सिद्धांत पे काम करता है। अब साफ करने की विधि। साबुन, डिटर्जेंट, ये सब क्या करते हैं, जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। और पृष्ठ तनाव को कम करते हैं तो कोलाडी विलयन बनाते हैं, और कोलाडी विलयन जो पृष्ठ बल है उसको कम करने का काम करता है। तो अशुद्धि, धूल के कण, इन सब को अधिशोषित करने के लिए जो जल का बृहद सतह मिल जाता है, जिससे गंदगी और धूल आसानी से साफ हो जाते हैं। तो जो गंदगी, धूल, इन सब को अधिशोषित करते हैं, उसके लिए साबुन और डिटर्जेंट पानी में डाला जाता है, जिससे उनके पृष्ठ का सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वो आसानी से जल में अधिशोषित होकर के कपड़े से निकल जाते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। तो इस प्रकार साफ करने की क्रिया में भी अधिशोषण का उपयोग होता है। उसके बाद जो कठोर जल है, हार्ड वाटर जिसको बोला जाता है, उसको मृदु करने में, जैसे कि कठोर जल जैसे समुद्र का जल खारा रहता है, या फिर वे जल जिसमें सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे आयन मिले हुए रहते हैं, जिसके कारण उसमें कठोरपन आ जाता है और झाग नहीं देते हैं साबुन या डिटर्जेंट के साथ, तो कहलाएगा कठोर जल। तो इन जलों को सोडियम या पोटेशियम को या कैल्शियम उसमें जो रहेगा उनसे अलग करने के लिए और शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे जो सोडियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट के रेजिन रहते हैं, उनमें से कठोर जल को गुजारा जाता है। तो कठोर जल को गुजारने पे उन सब में जो उसमें आयन रहेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सब को वो अधिशोषित कर लेगा और उससे गुजरने के बाद जो जल बचेगा वो प्योर वाटर रहता है, शुद्ध जल रहता है, जिसका उपयोग आयन एक्सचेंजर के रूप में, जल के शुद्धिकरण के रूप में किया जाता है। और यहाँ पे जो भी अधिशोषक लेंगे उसमें जो आयन रहेगा, जैसे सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन अधिशोषक में रहता है, अब उसमें जल को प्रवाहित करेंगे तो जो कैल्शियम, मैग्नीशियम पानी में रहेगा, तो पानी के जो आयन है उसको अधिशोषक का आयन अधिशोषक ले लेगा और अधिशोषक का जो आयन है उसको पानी में डाल देगा। तो आयन को एक्सचेंज करके आयन एक्सचेंजर के द्वारा यहाँ पे जल का मृदुकरण किया जाता है, माने हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदला जाता है। अधिशोषण सूचक के रूप में अनुमापन जब हम लोग करते हैं, टाइटेशन जिसको बोला जाता है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल आता है, उसमें अनुमापन करते हैं, उसमें सूचक के रूप में अधिशोषण सूचक का उपयोग किया जाता है। जो फ्लोरोसिन है वो इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, जो अवक्षेपक सूचक के रूप में अवक्षेप द्वारा अधिक मात्रा में अवक्षेपित होता है। अक्रिय गैसों का पृथक्करण, जो अक्रिय गैस रहते हैं उनको अलग करने में अधिशोषण की क्रिया का उपयोग किया जाता है। जो सक्रिय चारकोल रहेगा वो अलग अलग ताप पे अलग अलग गैस को अधिशोषित करता है। बहुत सारे गैस हैं, तो सक्रिय चारकोल के संपर्क में गैस के मिश्रण को जब लाएंगे तो जो सक्रिय चारकोल रहेगा अलग अलग ताप पे अलग अलग गैसों को अधिशोषित करेगा। तो सब गैस अलग अलग ताप पे अधिशोषित होंगे, तो गैसों का जो पृथक्करण है उसमें सक्रिय चारकोल का यूज किया जाता है। अब जल का विआयनीकरण, जल है, जल का बहुत सारे आयन पाए जाते हैं, धन आयन भी पाए जाएंगे और ऋण आयन भी पाए जाते हैं। तो जो धन आयन और ऋण आयन वाले रेजिन रहते हैं उन्हीं का उपयोग करके जल का विआयनीकरण किया जा सकता है, क्योंकि ये रेजिन जल के आयनों को अपने में अधिशोषित कर लेंगे और जो जल है अवांछनीय जो आयन रहेंगे, जिनकी जल में उपयोगिता नहीं है पर जल में पाए जा रहे हैं, वे अवांछनीय आयन जो रहेंगे जल से बाहर निकल जाएंगे और हमको प्योर वाटर मिलेगा, शुद्ध जल,
जिसका उपयोग लैब में या प्रयोगशाला में इसी विधि द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। यह हो गया अधिशोषण यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरण या कैटालिसिस के बारे में। आज के लिए बस यहीं तक।